अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा कैफ 7 कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, होपफुली आप लोगों ने वो लेक्चर सुन भी लिया होगा और उसको रिवाइज़ भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। थोड़ा बहुत आप लाजमी 15-20 मिनट इसको दे दिया करें। और होपफुली आप लोगों ने आई कैप की कैफ 7 की बुक भी अभी तक ले ली होगी। कोशिश करें कि हार्ड फॉर्म में लें ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए चीज़ों का। सॉफ्ट फॉर्म में क्योंकि हम लोग ख़ास आदी नहीं हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हार्ड फॉर्म में हो जाए। अच्छा जी, इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्विकली थोड़ी नज़र अगर उस पर मार लें। वो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि पाकिस्तान में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और लिमिटेड कंपनी है। फिर हमने लिमिटेड कंपनी को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया कि ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर हो। मतलब है कि आज तक आपने जो भी डेफिनेशन अपने पास सुनी थी या देखी थी, बनाई थी, उसको आप भूल जाएं। आज के बाद आप लोगों ने कंपनी लॉ के मुताबिक डेफिनेशन क्या याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को हमने कंपनी बोलना है जो कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर हुई हो, या कंपनी लॉज मतलब इससे पहले के जो लॉज थे, मतलब कि उसमें आपके कंपनीज एक्ट 1913 आ जाता है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आ जाता है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आ जाता है। इनमें से किसी भी कानून के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो उसको हम क्या कह सकते हैं जी, कंपनी कह सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर है। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे मजीद बढ़े तो हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। देन हम आगे गए और हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं। वहाँ पर हमने कहा कि जी लाइबिलिटी के हवाले से भी डिफरेंट तरह की कंपनीज हो सकती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स हो सकती है, बाय गारंटी हो सकती है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी अगर आप चाहें तो कंपनीज लॉ जो है, कंपनीज एक्ट 2017 वो आपको अलाउ करता है। ये हमने कुछ चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं। आज आगे आ जाएंगी। आज भी थोड़ा सा कंपनीज की टाइप के ऊपर ही बात करनी है। ये भी ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा हुआ है, काफ़ी सुना हुआ है, तो उसी के ऊपर ही बात करते हैं। देखें, कंपनीज आपको पता है कि पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि कंपनीज आपकी 2 तरह की मेनली होती हैं। ठीक है जी। एक आपकी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक आपकी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। प्राइवेट में आगे फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी और एक को हम सिंपल प्राइवेट लिमिटेड ही कह देते हैं। पब्लिक में भी आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक को क्या हम बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, एंड द अदर वन इज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ये हम लोगों को थोड़ा सा है आइडिया ऑब्वियसली। इसी को अभी इस बुक के हवाले से करते हैं डिस्कस। ज़ाहिर है ये चीज़ें आपने इनिशियल लेवल पर पहले थोड़ी बहुत डिस्कस की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आई कैप आपको कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक इनको पढ़ाना चाह रहा है, तो थोड़ी सी नई चीज़ें भी इसके अंदर आएगी जो कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले सिंगल मेंबर कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर अगर आप आ जाएं, वो कह रहा है कि सिंगल मेंबर कंपनी मींस द कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई इसके अंदर सिर्फ एक बंदा होता है, एक मेंबर होता है। ठीक है। मेंबर और शेयर होल्डर में फ़र्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने वो सुन लिया होगा कि शेयर होल्डर से मुराद सिर्फ वो ओनर है, ऐसा ओनर है जो शेयर्स ओन करता है कंपनी के, जिसके बाद कंपनी के शेयर्स हैं वो फिर मालिक बना है। जबकि मेंबर से मुराद शेयर होल्डर भी हो सकता है और इसके अलावा वो शख्स भी हो सकता है कि उसने शेयर्स तो नहीं खरीदे लेकिन कंपनी की गारंटी दी हुई है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, मैं इतने पैसे पे करूंगा, इतने पैसों की मैं गारंटी देता हूं। वो शेयर होल्डर तो नहीं है लेकिन वो मेंबर है। ठीक है। जबकि एक शख्स गारंटी भी दे सकता है, साथ शेयर होल्डिंग भी ले सकता है, ये भी अलाउड है वैसे। ठीक है जी। तो मेंबर और शेयर होल्डर में आई बिलीव आपको फ़र्क थोड़ा सा पता लग गया कि मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है। तो इस सिंगल मेंबर कंपनी से मुराद क्या है कि जिसमें एक ही मेंबर हो। ठीक है। मतलब वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, वो गारंटी भी दी जा सकती है उसकी। ये बार बार नहीं अब मैं बताऊंगा, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए कि जब मैं वर्ड मेंबर बोलता हूँ इसका मतलब मालिक है। वो चाहे मालिक शेयर होल्डर वाला मालिक हो, चाहे वो गारंटी वाला मालिक हो, दोनों ही मेंबर होते हैं। ठीक है जी। सही है। आगे क्या बात आई कि इट इज़ अ कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेंबर हु इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जब वर्ड डायरेक्टर लिखा होगा वो इम्प्लाइड मतलब है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहा है। अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट की बात करेगा वो अलग से साथ वर्ड लिखेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये आपने समझ लेना है, ये याद रखना है आपने कि अगर सिंपल डायरेक्टर लिखा हुआ है तो द लॉ इज़ टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर होना या मेंबर होना लाजमी है इसमें, क्योंकि एक ही मेंबर है तो डायरेक्टर भी कितने बन सकते हैं, एक ही बन सकता है क्योंकि एक ही बंदा तो है। ठीक है।
देन आगे क्या है, दीज कंपनीज गवर्नड बाय स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स से मुराद है, जाहिर है एक बंदा है तो इसके थोड़े से रूल्स अलग होंगे, इधर 2 से लेकर आपको पता 50 तक होते हैं, इनके रूल्स थोड़े डिफरेंट है लिमिटेड कंपनी ये भी, इसके ऊपर भी उसी तरह की चीज़ें अप्लाई होती है, लेकिन थोड़े बहुत रूल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। इन दीज कंपनीज एसएमसी प्राइवेट, अच्छा इन्होंने ना बीच में डैश नहीं लगाई, आपने इस तरह लिखना होता है, ये मस्ट है, ठीक है, कि आपने एसएमसी डैश पीवीटी या प्राइवेट पूरा भी लिख सकते हैं, ये आपने लाजमी लिखना है, और आगे क्या लिखना है, लिमिटेड। ये कानून आपको कहता है कि आपने इस तरह लिखना है, जब आप लिखेंगे हर बंदे को पता लग जाएगा कि यार ये एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। इसमें डैश को भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, ब्रैकेट्स को भी ख़त्म नहीं कर सकते, जो है वैसे ही लिखना है आपने, ओके जी। अब दूसरा आ गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आने लगी है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं डिस्कस। उसने ब्रैकेट में लिख दिया अदर देन एसएमसी, इसका मतलब है कि एसएमसी भी प्राइवेट है, लेकिन यहाँ पर हम प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी वाली जो जनरल प्राइवेट कंपनीज होती है उनको डिस्कस करने लगे हैं। चलेंगे, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना बाय इट्स आर्टिकल्स को जरा अंडरलाइन कर लें 2-3। हमें पता है कि कंपनी के मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 2 डॉक्यूमेंट्स मेन हैं उसके इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, बनने के टाइम पे, वो कौन से हैं जी? एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो थोड़ा सा हमने हल्की आंच पे देखा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मुराद क्या है, कंपनी का आइन, सही है, मतलब मेन सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इट्स कॉल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें थोड़ा डिटेल में प्रोसीजर्स वगैरह लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं, रेगुलेशंस लिखी होती हैं कि भाई हमारे ऊपर क्या अप्लाई होगा। एक तो रूल्स रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है ना, तो लेकिन कंपनी अपने तौर पर भी तो बना सकती है कि भाई हमारी ये इजाफी हमारे ये रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने भी याद रखना है कि मेन 2 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। इनको डिटेल में आगे हमने करना है डिस्कस, इनके ऊपर अलग से चैप्टर है, ठीक है, वो हम कर लेंगे डिस्कस। लेकिन यहाँ पर एक बात की आगे, बाय इट्स आर्टिकल्स। लास्ट लेक्चर में कल हमने जो डिस्कस किया, हमने वहाँ पर कहा था, ये ऊपर जो हम लाइबिलिटी वाला पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई बाय द मेमोरेंडम लिखा होता है उसके अंदर। जैसे ऊपर अभी जाए ना, अब लाइबिलिटीज़ के अंदर कहते हैं मीन्स द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। दूसरे वाले में आते हैं गारंटी वाले में, उसमें भी क्या कहते हैं, बाय द मेमोरेंडम। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी। ये कहाँ पर लिखा जाता है, ये लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की 6 क्लॉजेज हैं, हम पढ़ लेंगे वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिलहाल आपने याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे जाकर मैं फिर आपसे पूछूंगा कि कहाँ पे पढ़ा है आपने। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, अभी जो हम पढ़ने लगे, प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। इसका मतलब है कि ये जो नीचे 3 बातें हैं ये मेमोरेंडम में डिस्कस नहीं की जाती है। कहाँ पे डिस्कस की जाती है, दूसरे वाला जो डॉक्यूमेंट है AOA, अस्सलाम वालेकुम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सही है जी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये वाली बातें डिस्कस होने लगी हैं। चलें जी, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी ओरिजिनल में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किस तरह के होते हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। अच्छा जी, क्या करते हैं जी आर्टिकल्स के थ्रू, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ये आप फिलहाल बात को इग्नोर करें, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर अदरवाइज इसके अगेंस्ट कोई बात एक्ट में कहीं पे लिखी हुई है तो वहाँ पर उस मौके पर वही वाली बात लागू होगी, लेकिन जनरली क्या है कि जी आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को, ठीक है। अभी ज़रा 2 पेज पीछे आ जाएं, 2 पेज पीछे आएँ। यहाँ पर हमने कहा था, ये जो हम पढ़ रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ पर हमने ट्रांसफर ऑफ ऑनर में जाके बात की थी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर इजीली, यही हमने कहा था, विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर्स। हमने ये वाली बात यहाँ पर की थी कि भाई शेयर्स तो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इधर आके भाईजान कह रहे हैं कि एक कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिखती है, आर्टिकल्स में लिखती है कि रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का जो राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट करने में और प्रोहिबिट करने में कोई फ़र्क है? इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी हुई है BWCS, तो क्या कोई है फ़र्क जी? प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, मना कर देना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है,
कोई सख्ती लगाई गई है, मतलब शराइत सख्त लग गई हैं, मना नहीं किया गया। अगर मना करना होता तो इसी में सी पॉइंट पढ़ें, वो पहला वर्ड क्या आ रहा है, प्रोहिबिट्स, वहाँ पर वो प्रोहिबिट वर्ड यूज़ तो इधर भी तो कर सकता था ना, उसने यहाँ पर ये वर्ड नहीं यूज़ किया। लॉ में देखें एक एक वर्ड का, एक एक कॉमे का कोई ना कोई मतलब होता है। अब उसने यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, रिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब ये कुछ और कहना चाह रहा है, ठीक है। उसने भाई यहाँ पे ये कहा है कि आप शेयर्स को ट्रांसफ़र तो कर सकते हो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस मैंने लगाई हुई हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें कौन सी होती हैं ये हम आगे जाके कर लेंगे डिस्कस। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्राइवेट कंपनी के केस में आर्टिकल्स के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर नहीं, मेमोरेंडम के अंदर ये बातें नहीं आनी, ये कहाँ पे आनी है, ये डिटेल में बातें हैं। मेमोरेंडम के अंदर सिर्फ 6 चीज़ें आनी है, वो आगे जाके पढ़ लेंगे हम, जिसमें से एक आपको पता लग गई है, लायबिलिटी। लायबिलिटी वाली क्लॉज कहाँ पे आती है, मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में नहीं लिखते। आर्टिकल्स में कौन सी चीज़ आने लगी है, ये पहले वाली 3 चीज़ें आ गई। हमने पहले नंबर पे लिख दिया कि भाईजान आप ये जो लेट्स से 5 शेयर होल्डर्स हैं, एक ने कहा यार मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है। आर्टिकल्स इसके बोल रहे हैं कि हाँ जी सर आप बेच सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि सर जो आपने बेचने हैं ना, आप पहले से 4 शेयर होल्डर हैं उनको बेचने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको पहले आपने ऑफर करने हैं। सिंपल क्या है जी, 5 बंदे हैं, ठीक है, ये हो गए जी आपके 5 बंदे। ये भाईजान जो है ये अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, लेट्स से इनके पास कोई 10% शेयर्स है, जितनी भी अमाउंट है, इन्होंने कहा यार मैं सारे बेचना चाहता हूँ, या मैं 2% या 5%, 3%, जितने भी बेचना चाहते हैं उनकी मर्जी है। इन्होंने कहा यार मैंने ये शेयर्स बेचने हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये बोलते हैं कि सर पहले नंबर पर आप अपने शेयर्स ऑफर करेंगे इन लोगों को, किनको करेंगे, इन 4 लोगों को, कि सर मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं कि आप खरीदेंगे। बेसिकली ये कंपनी को लिखता है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी तो अलग से इंसान है, कंपनी के शेयर्स है ना इसके पास, ये एक अलग इंसान है। ये कंपनी को लिखेगा कि यार मैंने अपने शेयर्स बेचने हैं तो प्लीज़ बिकवा दो यार। कंपनी क्या करेगी, जो ऑलरेडी बाकी के शेयर होल्डर्स है पहले उनको ऑफर करेगी। अगर तो इनमें से किसी ने एक्सेप्ट कर लिए शेयर्स तो फिर तो इधर ही बिक गए, कहानी खत्म। लेकिन अगर ये सारे इसके सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, फिर ये वाले शेयर्स किधर जाएंगे, किसी आउटसाइडर बंदे को, किसी बाहर वाले बंदे को बिकेंगे। तो इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगी है कि सर आप बेच तो सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ शराइत हैं, कुछ सख्तियां हैं, वो पहले बर्दाश्त करनी। बात आई है समझ आपको। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इसमें होता है, पब्लिक में ऐसे कोई नहीं होता। लिस्टेड में जिसको मर्जी बेचो, कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट पे जाओ बेच दो अपने शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इसमें होगा। क्लियर है ये बात, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पॉइंट, इसका मतलब है कि जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है शेयर ट्रांसफर करने पे, ये मेमोरेंडम में नहीं लग रही है, कहाँ पे लग रही है, आर्टिकल्स में लग रही है। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल्स के अंदर ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोबारा लिखती है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो 2 से लेकर 50 तक नंबर होते हैं, ये कहाँ पर लिखे जाते हैं, कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आइंदा अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार 2 से लेकर 50 तक लोग हैं, कानून में तो लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ये वाली बात, लेकिन कंपनी ने अपने भी तो किसी डॉक्यूमेंट में लिखना है। कानून तो आपकी पार्लियामेंट ने बनाया है, वो तो हर कंपनी के ऊपर लागू होना है। लेकिन हमारे किसी के 4 मेंबर हैं, किसी के 8 हैं, किसी 15 हैं, किसी के 18 हैं, वो कहाँ पर लिखेंगे कि हमारे इतने मेंबर्स हैं, वो लिखेंगे भाई अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि भाई हमारे मैक्सिमम 50 तक है, ठीक है। इसका मतलब है कि अपने आर्टिकल्स में वो लिखेंगे कि भाई हमारे 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं। साथ उन्होंने कह दिया कि यार एम्प्लॉयज़ को निकाल के, मतलब एम्प्लॉयज़ तो मेंबर हैं ही नहीं अनलेस उनके पास शेयर्स हों। अगर उनके पास शेयर्स हैं तो फिर तो वो मेंबर हो गए, या मतलब उन्होंने गारंटी दी हुई है, फिर तो वो हो गए मेंबर। लेकिन अगर वो सिर्फ एम्प्लॉय हैं, मतलब ऑफिस बॉय हो गए, या आपके हज़ारों तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास ना तो कोई शेयर है, ना उन्होंने कोई गारंटी दी हुई है, तो दे आर नॉट मेंबर्स, और सिंपल एम्प्लॉय हैं, वो जितने मर्जी रखो आप। मालिकान जो है, आपको पता है मेंबर क्या होता है, मालिक, सही है। मालिकान जो है भाई वो 50 तक ही हो सकते हैं। होपफुली बात समझ आ गई होगी। थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, एंड, और नहीं है। और एंड का फर्क पता है ना, कि तीनों में से एक चीज़ हो है ना, वो और है। यहाँ पे एंड है, वो कहता है पहली वाली 2 बातें भी लिखनी है लाजमी तौर पे आर्टिकल्स में, तीसरी वाली बात भी लिखनी है। तीसरी बार क्या, प्रोहिबिट्स। अब उसने कहा रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है भाई, सीधा सीधा मना, इनकार है, सीधा ही जवाब है, ठीक है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ये वाली कंपनी जनरल पब्लिक को
जनता को, पूरे पूरे पाकिस्तान को कभी भी ऑफर नहीं कर सकती अपने शेयर्स या डिबेंचर्स। प्रोहिबिट है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पे वर्ड आएगा पब्लिक को ऑफर करने का, तो पब्लिक को भाई यही करेगी ना, पब्लिक ही करेगी। प्राइवेट कैसे? प्राइवेट का तो मतलब ही है कि हम 2 से 50 तक बस लोग हैं। क्या ये पूरी दुनिया को कह सकते हैं जी आओ हमारे शेयर्स खरीदो, आओ हमारे डिबेंचर्स खरीदो? याद करें जी I2B के अंदर भी आप लोगों ने चीज़ पढ़ी हुई है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को कौन ऑफर करता है? वहाँ पर हम बार बार ये, जिन लोगों ने स्पेशली मेरे से पढ़ा है, बार बार हम ये बात डिस्कस करते रहे कि IPO सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी कर सकती है। पब्लिक को, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, 25 करोड़ लोगों को कौन शेयर्स ऑफर कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती। फिर हमने बॉन्ड्स में भी ये बात पढ़ी थी डिबेंचर्स में, कि डिबेंचर्स भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी इशू, क्योंकि डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? पब्लिक से पैसा इकट्ठा। तो भाई पब्लिक जहाँ पे आ गया तो प्राइवेट, ये तो प्राइवेट है, ये तो 2 से 50 तक लोग हैं, बस बात क्लियर है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर पाई जाती हैं, 3 चीज़ें, तो आप प्राइवेट कंपनी हैं, ठीक है। 3 चीज़ों में ये तीनों नहीं पाई जाती तो फिर आप कौन सी कंपनी बन जाएंगे? पब्लिक कंपनी। ये इसलिए वो कहते हैं पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये भी हम ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? आर्टिकल्स के अंदर आपने तीनों चीज़ें लिख दी हैं कि भाईजान शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के पे भी रिस्ट्रिक्शन है, वो आपको मैंने बता दी किस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है। दूसरे नंबर पर आपने क्या कह दिया कि भाई हमारे 2 से लेकर 50 तक बंदे होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं हम रख सकते, ये भी आर्टिकल्स में लिख दिया। तीसरे नंबर पर और आपने क्या कह दिया कि भाई हम ना तो जनरल पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट करेंगे कि भाई आओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से मुराद क्या है? इंटरेस्ट लें हमारे शेयर्स में, खरीदें हमारे शेयर्स। ना तो हम शेयर्स ऑफर करेंगे जनरल पब्लिक को, हम सिर्फ ये अंदर खाते 2 से 50 लोगों के करेंगे। और ना ही हम क्या कर सकते हैं? डिबेंचर्स जनरल पब्लिक को इशू कर सकते। अगर तो ये तीनों चीज़ें आपके आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं तो यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं आर्टिकल्स के अंदर तो फिर आप क्या बन गए भाई? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ें। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इस पर बड़ी मीम्स बनती हैं, आती हैं, लेकिन आसानी है ना भाई आपके लिए। उन्होंने कहा 2-2 डेफिनेशन क्यों रटवानी है? सिंपल एक डेफिनेशन याद करो, दूसरी ऑटोमेटिक ही बन गई, ठीक है। मतलब है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कंपनी है उसके 60 मेंबर्स हैं तो क्या वो प्राइवेट है? नहीं है भाई। से क्यों? क्योंकि हमने तो कहा था कि बाय इट्स आर्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 50 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ये तो 50 से ज़्यादा बढ़ गए भाई, काम खराब हो गया। एक भी चीज़ निकल गई तो काम खराब है। अगर आ जाए कि जी 40 मेंबर्स हैं, 40 हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं ये लोग, तो क्या वो प्राइवेट कंपनी है? नहीं है, क्योंकि हमने कहा तीनों के तीनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है कि भाई जनरल पब्लिक को शेयर्स भी ऑफर नहीं कर रहे, मेंबर्स भी 50 तक हैं, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स ट्रांसफर करने के ऊपर, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी है? नहीं है भाई। तो ये प्राइवेट तो ना हो, ये फिर पब्लिक की तरफ निकल गया। बात आ गई समझ? तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो क्या है? पब्लिक कंपनी है। अच्छा, अब ऊपर एक चीज़ रह गई है, वो गौर से ज़रा समझ लें। प्रोवाइडेड दैट, उसने कहा ये जो 2 से लेकर 50 तक है ना नंबर्स हैं, इन नंबर्स को काउंट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है, इसके साथ डबल स्टेरिक लगाएं, 2 तारे, ठीक है। वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, जॉइंट ओनरशिप, को ओनरशिप, 2 या 2 से ज़्यादा लोग शेयर्स को जॉइंटली ओन करते हैं। जॉइंटली ओन से मुराद क्या है भाई? कि फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स हैं, 3 बंदों ने इकट्ठे लिए हुए हैं, तीनों के हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि 1 लाख को 33,000 करो, नहीं नहीं, वो कह रहा कि 1 लाख शेयर्स हैं, तीनों की सिमिलर इसके अंदर इंटरेस्ट है, सिमिलर राइट्स हैं। अगर 1 लाख शेयर्स बिकना है तो भी तीनों की मर्जी से बिकना है, एक बंदा 33,000 नहीं बेच सकता। बात आ रही है समझ कि यहाँ पे जॉइंटली से क्या मुराद? दोबारा समझ लें। 1 लाख को शोर है, एक शेयर है, सिर्फ एक शेयर, 5 लोगों ने खरीदा हुआ है इकट्ठा, 10 रुपये थे, 5 लोगों ने 2-2 रुपये डाल के एक शेयर खरीद लिया। अब शेयर तो एक है, क्या उसमें से 4 बंदे चाहें तो बेच सकते हैं उसको? नहीं बेच सकते। जब तक 5 के 5 लोग नहीं बीच में आएंगे वो नहीं बिक सकता, ठीक है। अब उस शेयर की बेस पर वोटिंग भी होनी है, वोट भी पड़ना है, ठीक है। क्या 2 बंदे बीच में कह सकते हैं यार हमने इधर वोट देना है, वो बाकी 3 कहेंगे यार हमारा भी तो ये एक ही है ना? बात आ रही समझ? जॉइंटली ओन कर रहे हैं, को ओनरशिप है,
ठीक है। इस केस में क्या होगा कि तमाम के तमाम बंदे जो हैं जिन्होंने जॉइंटली उसको ओन किया हुआ है वो एक कंसीडर होंगे। कितने कंसीडर होंगे? 1, क्योंकि शेयर एक है, ठीक है। 1 लाख शेयर है, 5 बंदों ने 6 बंदों ने इकट्ठे जॉइंटली उसको ओन किया हुआ है। तो अब वो ये नहीं होगा कि वो 6 लाख शेयर्स बन गए, वो लाख ही शेयर रहेंगे सिर्फ जॉइंटली ओन। क्लियर है बात आपकी? समझ आई है आपको कि भाई अगर इसमें से मतलब आपके 15 मेंबर्स हैं, 15 लोग हैं, जिसमें से 10 लोगों ने अलग अलग शेयर्स खरीदे हुए हैं, 5 लोगों ने इकट्ठा कोई शेयर खरीदा हुआ है, तो 5 लोग 15 नहीं बना देंगे, वो 10 और 1 11 होंगे, 5 एक कंसिडर होंगे। ठीक है, ये बात आपने समझनी। ओके जी। दे शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के लिए जो 50 तक बंदे हैं, इस डेफिनेशन के लिए वो सारे एक ही कंसीडर होंगे, एक मेंबर कंसीडर होंगे। क्लियर है जी। देन प्राइवेट कंपनीज आर यूजली स्मॉल एंड आमतौर पे मीडियम साइज होती हैं जी, या स्मॉल होती हैं कंपनी, छोटी मोटी, बहुत बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए आपको पता है अरबों रुपया चाहिए होता है। अब 50 तक लोग अरबों रुपया कहाँ से निकाल लें? ठीक है, तो आमतौर पर फैमिली ओन्ड होती हैं। आगे लिख लें क्लोजली हेल्ड भी इसको बोला जाता है। ये मतलब क्लोजली हेल्ड कोई लीगल टर्म नहीं है, ये वैसे एक जनरल टर्म बोली जाती है। क्लोजली हेल्ड से मुराद है कि आपस में लोगों ने शेयर सारे रखे हुए हैं, आपस में ही होल्ड कर रहे हैं सारे शेयर्स। ठीक है, जान पहचान वाले बंदे हैं। फैमिली ओन्ड जैसे होता है, मतलब भाई ने खरीद लिया, बाप ने खरीद लिया, बहन ने, माँ ने, इस तरह करके कोई खरीद लिया, कजन ने खरीद लिया शेयर्स, दोस्तों ने खरीद लिए, तो क्लोजली हेल्ड एंटिटीज भी इनको बोला जाता है। बात आगे है समझ। जॉइंट वाला हमेशा आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे यहाँ क्वेश्चन भी आएंगे और पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या करेगा कि आपको कोई 70 के बंदे बना के दे देगा, लेकिन वो बीच में कह देगा कि जी इसमें से 25 लोग जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं इतने शेयर्स, तो वो 25 लोग हैं वो एक कंसीडर होंगे, 1, अगर वो जॉइंटली हैं तो। ठीक है, ओके जी। पब्लिक कंपनी की आ गई जी आपको डेफिनेशन के पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसलिए हमने कहा कि भाई पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। जो स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता होगा इसका, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2015 से पहले पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस थी, एक इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, एक कराची स्टॉक एक्सचेंज, एक लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन फिर इनको इकट्ठा करके एक ही बना दी गई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब मतलब इनके लाहौर, इस्लामाबाद में, कराची में ऑफिस तो हैं, लेकिन वो फिर आप कह सकते हैं रीजनल ऑफिस बन गए ना अब। ठीक है, क्योंकि अलग से अब ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आपके भाई 3 तरह के हो गए, सॉरी अब एक ही हो गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, जिनके वहाँ पे नाम आ रहे हैं, ये आप लोगों ने लाजमी जाके देखना है। मैं आपको इसकी वेबसाइट भी बता देता हूँ, psx.com। ठीक है, ये आप लोगों ने देखनी है, www.psx.com। इसके ऊपर आपको जो है लिस्टेड कंपनीज आ जाएंगी, तकरीबन कुछ 550 करीब हैं, 5-10 ऊपर नीचे होती रहती हैं, बस इतनी की हैं। ठीक है, इसमें से भी बहुत कम कंपनीज है जो बड़े लेवल पे काम करती हैं। और आप लोगों ने सुना होगा KSE 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स से मुराद क्या है? कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, मतलब जो टॉप 100 कंपनीज हैं लिस्टेड, उनका वो इंडेक्स है। फिर इसी तरह मतलब वो किस तरह परफॉर्म करती हैं। KSE 30 इंडेक्स से मुराद टॉप 30। ठीक है, तो मतलब इतनी की मेन जो हैं वो 30 या 100 हैं, मेन हमारा इंडेक्स 100 का है। तो टोटल तकरीबन 550 के करीब है लिस्टेड कंपनी। सही है, तो आप भाई लिस्ट भी करवा सकते हैं। अगर आपने अनलिस्ट रहना है तो अनलिस्ट भी रहना है, लेकिन एक बार याद रखना है, जब भी आप पूरी जनता को, पूरे पाकिस्तान को शेयर्स ऑफर करना चाह रहे हैं या डिबेंचर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लिस्ट होके कर सकते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती। बेशक ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक से मुराद है कि भाई सबको करें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई, आप पब्लिक कंपनी बेशक है, लेकिन जब तक आप अनलिस्टेड है ना, आप प्राइवेट कंपनी की तरह शेयर्स वगैरह बेचेंगे अंदर खाते लोगों को मिल मिला के। ठीक है, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके मुताबिक। लेकिन अगर आप पूरी आवाम को शेयर्स ऑफर करना चाह रहे हैं तो फिर आपको लिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी आ गई। सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी whose securities are listed on an exchange and they are traded as per regulations of that stock exchange। भाई जिसकी सिक्योरिटीज, सही है, सिक्योरिटीज शेयर्स को बोला जाता है। शेयर्स और सिक्योरिटीज एक ही वर्ड है, लेकिन सिक्योरिटी स्पेसिफिकली तब बोला जाता है जब वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हों। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को क्या बोलना है आपने? सिक्योरिटीज के ऊपर लिख लें कि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को सिक्योरिटीज बोलना है आपने। ठीक है,
वैसे हर इसके भी शेयर्स हैं, इसके भी शेयर्स हैं, जो शेयर्स एक जनरल टर्म है, ठीक है। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होंगे तो उनको थोड़ी सी इज्जत दे देनी है आपने, क्या बोल देना है, सिक्योरिटीज बोल देना है, ओके। सिक्योरिटीज की नीचे डेफिनेशन आ गई, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू रेज कैपिटल। पैसा इकट्ठा करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप लोग जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा FAR 2 वगैरह में, IFRS 9 पढ़ा होगा आपने, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिक सी बात यह है कि जिसके बदले में पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी टू रेस कैपिटल, पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये जो आपके हैं ये इक्विटी सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, मतलब शेयर्स, पता है ना, इक्विटी से मुराद क्या है कि कंपनी का पैसा हो गया, कंपनी ने जो पैसा इकट्ठा किया शेयर होल्डर से शेयर्स इशू करके, अब वो पैसा किसका है, कभी भी ज़िंदगी में किसी भी सूरत में वापस नहीं करना हमने, ये क्या पैसा हो गया हमारा, सिक्योरिटीज हो गया, इक्विटी हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डेट होता है, मतलब डिबेंचर्स भी आप इशू कर सकते हैं, तो डिबेंचर्स भी क्या है, वो डेट सिक्योरिटीज कहलाती हैं। तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पेपर में एक बार आई हुई है कि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज है ट्रेडेबल फाइनेंशियल, ट्रेडेबल से मुराद क्या है कि एक बंदा दूसरे बंदे को बेच सकता है, आप शेयर्स बेच सकते हो दूसरे को, किसी को इजीली बेच सकते हो, आप डिबेंचर्स भी किसी को बेच सकते हो, ठीक है, तो वो भी इजीली आप सेल कर सकते हो। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन आ गई जी। लिस्टेड कंपनी, अब ये वाली डेफिनेशन ज़रा गौर से समझनी है। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी, मतलब है कि लिस्टेड कंपनी पहले तो पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी बन सकती है। लेकिन अगली बार इंटरेस्टिंग है, बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट भी लिस्टेड कंपनी बन सकती है। अब आप बताएं कि क्या बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज होती हैं? 3 डेफिनेशन है उसकी, 3 चीज़ें आती है बॉडी कॉर्पोरेट में। क्या क्या आता है, एक तो उसमें आता है एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ, मतलब जिसको हम कंपनी वर्ड बोलते हैं, कंपनी टर्म जिसके लिए बोलते हैं, वो सारी की सारी बॉडी कॉर्पोरेट में आती है। लेकिन 2 लोग और भी आते हैं उसके अंदर, कौन कौन से, एक वो आता है फॉरेन कंपनीज आती हैं उसके अंदर, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, वो कंपनीज या वो बिजनेसेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी स्टैच्यूटरी बॉडी, जिनका स्टैच्यूट, जिनका आइन उनको बॉडी कॉर्पोरेट बोल देता है, वो भी क्या कहलाती है, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि लिस्टेड बनने के लिए सिर्फ पब्लिक होना लाजमी नहीं है, अगर आप बाकी 2 चीज़ों में भी जा रहे हैं, मतलब है कि आपकी फॉरेन कंपनी है, आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप पब्लिक कंपनी नहीं है, आप एक फॉरेन कंपनी है, आप इधर क्या बन सकते हो, लिस्ट अपने आप को करवा सकते हो। तीसरे नंबर पे आपको स्टैच्यूटरी बॉडी हो, ठीक है जी, उसमें भी आप बॉडी कॉर्पोरेट बन गए, कंपनी तो नहीं थे आप, पब्लिक कंपनी तो नहीं थे, लेकिन आप स्टैच्यूटरी बॉडी थे, वहां पर भी आप क्या बन सकते हो, लिस्टेड कंपनी बन सकते हो। इसका मतलब है कि पब्लिक कंपनी भी लिस्टेड कंपनी बन सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी लिस्टेड कंपनी बन सकती है, और एनी अदर एंटिटी, इसके अलावा भी कोई भी एंटिटी जिसकी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, वो भी लिस्टेड कंपनी कहलाती है, सही है। एनी अदर से मुराद है कि जिसको भी आप समझ लें कि हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भाई आप अपनी सिक्योरिटीज़ जो हैं इधर आके सेल कर सकते हैं, वो भी इसमें आ जाएगी। क्लियर है बात। तो लिस्टेड कंपनी के अंदर फिर 3 चीज़ें आ गई, मतलब नाम से तो लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गई, पब्लिक कंपनी भी आ गई, और एनी अदर एंटिटी जिसकी जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं। क्लियर है जी। एग्जांपल देखें, द सिक्योरिटीज ऑफ एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड आर अलाउड टू बी ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम से ही जाहिर है तो वैसे ही पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब इसकी सिक्योरिटीज़ क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हैं, ट्रेड होती हैं, तो ये क्या बन गई है भाई, लिस्टेड कंपनी बन गई। पीपल कैन बाय एंड सेल दो सिक्योरिटी यूजिंग द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय PSX। एंग्रो फर्टिलाइजर इज अ लिस्टेड कंपनी। क्लियर है बात, आपको होपफुली समझ आ गई। दूसरा नंबर है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी क्या है, हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। इन्होंने अभी तक जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स की ऑफर नहीं की। क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। हमें पता है कि भाई अगर आप जनरल पब्लिक को, पूरी जनता को, पूरी दुनिया को शेयर्स बेचना चाहते हैं या डिबेंचर्स बेचना चाहते हैं, मतलब दोनों तरह की सिक्योरिटीज आ गई ना आपकी, ठीक है, वो आप बेचना चाहते हैं तो भाई आपको क्या बनना पड़ेगा, लिस्टेड बनना पड़ेगा। यहाँ पर देखें कानून लिखते हुए बड़ी एहतियात रखनी पड़ती है। उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। शेयर्स वर्ड क्यों लिख रहा है, सिक्योरिटीज क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, ये अपने शेयर्स को सिक्योरिटीज नहीं कह सकती। ये क्योंकि सिक्योरिटीज की डेफिनेशन ऊपर क्या थी, सिक्योरिटीज आर
ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू रेज कैपिटल, इट इंक्लूड्स इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेट सिक्योरिटीज। भाई ये ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को आप सिक्योरिटीज बोल सकते हो, अनलिस्टेड कंपनी के या इधर जो भाईजान है एसएमसी या प्राइवेट, इनके शेयर को शेयर्स ही बोलेंगे, इनको ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी से मुराद वो कंपनी जिन्होंने अभी तक पूरी जनता को शेयर्स ऑफर नहीं किए, ठीक है। तो लेकिन ये कर सकते हैं, कर इस तरह सकते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो तो पहले आपको लिस्ट करवाएं और जाके करते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी चाहे कि मैं अपने आप को लिस्ट करवाऊं तो क्या ये प्राइवेट से लिस्टेड बन सकती है? बनेगी, लेकिन बीच में एक हर्डल है। पहले क्या बनना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी बन सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है, या दूसरी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट और पीवीटी, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी। आप अगर सिक्योरिटीज़ के ऊपर लिस्ट होना चाहते हैं तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? जाके पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी बनने के बाद जाके आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अप्लाई करेंगे, देन यू विल बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे जाके आपकी सिक्योरिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हाउ एवर इज इंटाइटल्ड टू मेक एन ऑफर टू द जनरल पब्लिक एज एंड व्हेन इट थिंक्स फिट, अनलाइक प्राइवेट कंपनी विच आर फॉरबिडन टू इनवाइट सब्सक्रिप्शंस फॉर जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज तो कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है आर्टिकल्स के अंदर? प्रोहिबिट्स इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। सही है, हम भाई उनको सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर ही नहीं सकते। पब्लिक कंपनी तो कर सकती है ना, ठीक है, लिस्ट करवाए और जिंदाबाद। लेकिन पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू लिस्टेड, लिस्टेड टू अनलिस्टेड, इवन इनटू एसएमसी, सारा कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है। सही है, वो करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग ये अपनी फर्म में भी सहूलियात ये वाली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलें जी, होपफुली अभी तक बात समझ आ गई होगी। आगे आ जाएंगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत पब्लिक सेक्टर कंपनी PRC 5 I2P में, लेकिन वो ज़ाहिर है थोड़ी सी हद तक था। वो उसमें यह था कि सरकारी कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन पेपर में आ भी जाती है, कोशिश करते हैं कि इसको समझें हम, ठीक है। तो देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है जी। क्या हर पब्लिक कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है? क्या हर पब्लिक, भाई पब्लिक कंपनी से मुराद सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसको पब्लिक बोलते हैं। तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं होगी क्या वो पब्लिक सेक्टर भी बन गई है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी एक और चीज़ है, पब्लिक सेक्टर कंपनी एक और चीज़ है, यह आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। पब्लिक कंपनी से मुराद सिर्फ वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी में 3 चीज़ें आती हैं, अगर वो तीनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं और आप एक लिमिटेड कंपनी हो तो यू विल बी कॉल्ड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लेकिन क्या हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है? जवाब है बहुत बड़ा नो, ठीक है। तो जी देख लेते हैं कौन सी होती हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी की। वो कहता है, मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, इसको अंडरलाइन कर लें। मतलब है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, पब्लिक सेक्टर कंपनी वो भाई पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। ये तो मसला ही नहीं है, मसला तो कुछ और है। उसने यहाँ पे जान छुड़वा दी ना, उसने कहा कि भाईजान हर तरह की प्राइवेट कंपनी भी चाहे तो पब्लिक सेक्टर बन सकती है, हर तरह की पब्लिक कंपनी भी चाहे तो पब्लिक सेक्टर बन सकती है। मुझे ये मसला ही नहीं है, मसला मेरा कुछ और है। वो क्या है? हर पब्लिक या हर प्राइवेट कंपनी चाहे तो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाए, लेकिन सिर्फ तब व्हेन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा है। बेनिफिशियली ऑन, बेनिफिशियली ऑन से मुराद क्या होता है कि भाई फेस पे कोई और बंदा है, शेयर होल्डर या मेंबर, ठीक है, फेस पे मैं हूं लेकिन पीछे इन्वेस्टमेंट सरकार की है। बात आ रही समझ? बेनिफिशियली ऑन से मुराद क्या है कि भाई मैं फेस पे हूं, मैं डायरेक्टर हूं, शेयर होल्डर हूं, मेरे नाम पे शेयर्स खरीदे गए हैं, लेकिन जो पैसा लगाया गया है असल में शेयर होल्डर, असल में मेंबर, गारंटी किसने दी हुई है? किसी और ने दी हुई है। तो वो जो कोई और है ना, वो बेनिफिशियली ओनर है। सही है, वो बेनिफिशियल ओनर कहलाता है। बात आपको समझ आ गई? उसको अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर भी बोला जाता है, जो असल में जिसका पैसा होता है। मतलब आजकल आपको थोड़ा शायद आइडिया हो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है उसमें क्या है जी, ये भाईजान है, इन्होंने पैसा दिया हुआ है जी इस भाईजान को, ठीक है,
इन्होंने पैसा दिया और इस भाईजान को, इसने आगे करते करते ये बंदा है, इसके नाम पे किसी कंपनी के अंदर ओनरशिप है। जब वो फिर ढूंढा जाता है, एक ट्रेल बनाई जाती है, तो पता चलता है कि यार अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर तो ये भाई साहब हैं, सबसे ऊपर जो बैठे हैं, पैसा तो इनका पड़ा हुआ है। इसके ऊपर अब SECP की बहुत सख्तियाँ आ गई हैं। FATF आपको पता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका था, उसके बाद तो SECP इसके ऊपर एक फॉर्म भी हर बार कंपनी से लेता है, फॉर्म 45 UBO कंप्लायंस का, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। कहता है शो करो भाई असल में कौन है। और आप यकीन करें ये 2020 में फॉर्म आया था, लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने करोड़ों रुपए के फाइन दे दिए हैं, जुर्माने दे दिए हैं, पेनल्टियाँ लगवा ली हैं अपने ऊपर, बेनिफिशियल ओनर नहीं बताए। तो क्यों नहीं बताए, आपको पता है फिर, ठीक है। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी से मुराद हो गया जी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल की जा रही। कंट्रोल से मुराद क्या होता है कि उसके फैसले कोई कर रहा है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली से मुराद क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है कि भाई गवर्नमेंट सीधा ऑर्डर करती है, यार ये CEO मैं लगाऊंगा, ये डायरेक्टर मेरा होगा, ये है। इनडायरेक्ट से मुराद है कि गवर्नमेंट खुद नहीं करती, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई और कर रहा है, ठीक है। तो मतलब है कि गवर्नमेंट की कोई आगे एंटिटी है, उसकी इवन कोई आगे एंटिटी है, वो जाके आपको कंट्रोल कर रही है, तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट इसको बोला जाता है। बेनिफिशियली ऑन कर रही है, और नॉट लेस देन, ये तीसरी बात आने लगी है, और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज। वोटिंग सिक्योरिटीज वर्ड किसके लिए बोला गया है, लिस्टेड कंपनी के लिए। और वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इन रिस्पेक्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ तक एक बात खत्म हो गई है। आपको मैं कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में उर्दू में बताऊँ। बात यही है कि एग्जैक्ट इस तरह का लिखना पेपर में ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें कवर करना पेपर में ज़रूरी है, ठीक है। देखें, उसने कहा कि भाईजान एक कंपनी है, ये वाली कंपनी, लेट्स से ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। इसको कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। एजेंसी से मुराद है गवर्नमेंट का कोई इदारा, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी से मुराद क्या, कोई आईनी इदारा, मतलब स्टेट बैंक हो गया, वापडा हो गया, रेलवे हो गया, PI हो गया, ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है कि पब्लिक कंपनी थी, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा रहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, कोई एजेंसी कंट्रोल कर रही थी गवर्नमेंट की, या क्या कर रहा था, स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई वो स्टैट्यूटरी बॉडी से मुराद आईनी इदारा, वो कंट्रोल कर रहा था। तो ये क्या बन गया भाई, ये ऐसी पब्लिक कंपनी को क्या बोल देंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनी। या अगर ये प्राइवेट भी होती तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को क्या बोल देंगे, जिसको कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या गवर्नमेंट का कोई इदारा, तो क्या बोल देंगे भाईजान, हम बोल देंगे कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है। एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई बेनिफिशियली ओन्ड, बेनिफिशियली ओन्ड, फ्रंट मैन कोई और है, ठीक है, पीछे कोई और है। तो ये आपको पता ही है पाकिस्तान में फ्रंट पे कोई और होता है, पीछे कोई और होता है, पीछे जो होते हैं क्या अब कहीं यहाँ पे। तो भाई बेनिफिशियली ओन्ड है अगर, ठीक है, इसके असल में जो ओनर हैं वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, वो गवर्नमेंट की कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो भले ये पब्लिक कंपनी हो, भले ये प्राइवेट कंपनी हो, ये क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये ना आप लोगों ने तसल्ली से सुननी है डेफिनेशन, ना भी समझ आए दोबारा से रिकॉर्डिंग पीछे लेकर जाके रिवाइंड करके इसको दोबारा से आपने सुनना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये दो तो होगी ना, कंट्रोल हो रही है या बेनिफिशियली ऑन हो रही है। तीसरे नंबर पे क्या है कि जी मोर देन या इक्वल टू, ऐसे ही होता है आई गेस, 51% ऑफ सिक्योरिटीज, जिसके 51% या इससे ज्यादा सिक्योरिटीज जो हैं गवर्नमेंट के पास हैं, या गवर्नमेंट की एजेंसी के पास हैं, या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास हैं, तो ऐसी पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर। ये तीनों लाजमी नहीं है, ये इसमें और है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन तीनों में से एक भी चीज़ पाई गई है तो ऐसी प्राइवेट कंपनी, ऐसी पब्लिक कंपनी को हम क्या बोला करेंगे, पब्लिक सेक्टर। मतलब वो अपने तौर पे प्राइवेट भी रहेगी, प्राइवेट लिमिटेड भी रहेगी, पब्लिक लिमिटेड भी रहेगी, लेकिन एक एडिशनल नेम उसके साथ क्या लग जाएगा, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। वोटिंग सिक्योरिटीज होगी, या एक उसने और बात भाई क्या की है, वोटिंग सिक्योरिटीज के साथ उसने क्या, और वोटिंग पावर, वोटिंग सिक्योरिटीज या वोटिंग पावर,
बात वैसे एक ही है इसकी कि शेयर्स, क्योंकि देखिए सिक्योरिटीज तो वहाँ पे आएगी जहाँ पे शेयर्स हैं, लेकिन अगर कंपनी है ही गारंटी लिमिटेड तो वहाँ पे शेयर्स तो है नहीं। अगर मतलब उन्होंने शेयर कैपिटल नहीं रखा होगा, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो इसका मतलब उन्होंने तो गारंटी दी होगी, तो शेयर्स वाली तो बात ही खत्म होगी। तो फिर क्या हो जाएगी बात, वोटिंग पावर वाली, वोटिंग तो फिर भी उनके पास होगी। तो अगर भाई 51% इक्वल टू और मोर देन 51% वोटिंग पावर भी है, किसके पास, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की एजेंसी के पास या किसी स्टैट्यूटरी आईनी इदारे के पास, तो फिर भी ऐसी पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी को क्या बोल दिया जाएगा, पब्लिक सेक्टर कंपनी। क्लियर है जी, यहां तक आपको बात, आगे पहुंचे। आगे वो क्या कह रहा है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, यहां पे उसने बात खत्म कर दी है, स्लैश मार लें, आधी बात होगी अगली बात। और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, यार इसके बारे में द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब यही तीनों लोग, या जिसके बारे में ये तीनों लोग हैज़ अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, उनके पास मतलब उनके पास लेट से ना तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ना कोई पावर आ गई है टू इलेक्ट, इलेक्शंस के थ्रू नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, मतलब है कि भाई उनके पास एक ऐसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, जिसमें ना तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ना तो गवर्नमेंट बेनिफिशियली ऑन कर रही है, ना ही गवर्नमेंट के पास 51% सिक्योरिटीज है, ना ही गवर्नमेंट के पास वोटिंग पावर है। लेकिन एक और मामला आ गया, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि गवर्नमेंट उनमें डायरेक्टर्स को, किसी भी डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकती है इलेक्शंस में, मतलब कि अपनी मर्जी से, या नॉमिनेट कर सकती है। तो फिर भी वो क्या भाई बन जाएगी, आप मेजॉरिटी, सही है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब मेजॉरिटी से हमारा सिंपल मेजॉरिटी, अगर 10 डायरेक्टर हैं उसमें से 6 डायरेक्टर्स, इनमें से पहले नंबर पे लॉजिकल सी बात है ना, गवर्नमेंट को कोई क्यों कहेगा कि भाई हमारे 10 में से 6 आप चूज करें, तभी कहेगा अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या बेनिफिशियली ऑन कर रही है, वोटिंग पावर है, तो लॉजिकल सी बात है कि उसके साथ लिंक्ड है। लेकिन उन्होंने फिर भी लगा दिया कि यार शायद किसी वजह से गवर्नमेंट को लगा यार ये 2 नंबरी कर रहे हैं लोग, हम बड़ी 2 नंबरी करते हैं तो हमें आने दो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। मतलब है कि ये सही तरह से शेयर होल्डर्स की हिफाजत नहीं कर पा रहे, तो हम आएंगे, हम अपने, हमारे पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बंदे इनके हम खुद नॉमिनेट किया करेंगे। तो वो कहते हैं वहाँ पर भी फिर आप ये क्या बना दोगे, इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दोगे। ठीक है जी, तो आप इसको 5 नंबर पर क्या लिख सकते हो, इलेक्शन नॉमिनेशन। नॉमिनेट से मुराद भी क्या होता है कि अपने बिहाफ पे किसी को भेज देना, ऑफ मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। ठीक, ये भी बाय गवर्नमेंट, बाय एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, बाय स्टैट्यूटरी बॉडी, इन तीनों में से कोई भी शख्स अगर कंट्रोल कर रहा है फिर भी वो पब्लिक सेक्टर बन गई, अगर वो बेनिफिशियली ऑन कर रहा है फिर भी पब्लिक सेक्टर बन गई, अगर वो 51% ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो उसके पास है फिर भी पब्लिक सेक्टर बन गई, अगर 51% वोटिंग पावर है, ये मतलब गारंटी वगैरह के लिए, फिर भी वो क्या बन गई, पब्लिक सेक्टर। अगर ये कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर भी ये तीनों में से कोई शख्स मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर रहा है या नॉमिनेट कर रहा है, तो फिर भी वो क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। ये तो हो गया ना 5 चीज़ें। 6 नंबर पे एक और चीज़ है, वो कहते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइसेंस्ड बाय SECP। इसी चैप्टर में हम एंड पे पढ़ लेंगे अंडर सेक्शन 42। कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 42 है जी, वो वहाँ पे कहता है कि अगर आपने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो आप SECP के साथ भी उसको रजिस्टर करके बना सकते हैं, तो उसकी वो डेफिनेशन है इसमें आती है। वो कहता है कि भाई हर NPO अंडर सेक्शन 42 वाली, ट्रस्ट वगैरह उसको नहीं ले रहा, वो ये जो हर तरह की NGO है उसको ले रहा है, चैरिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, उनको नहीं ले रहा, वो सिर्फ और सिर्फ उसको ले रहा है जो SECP के अंडर रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के तहत। ठीक है, तो आपने हर NPO को पब्लिक सेक्टर नहीं कह देना, सिर्फ वो वाली NPO यहाँ पे आ रही है जो सेक्शन 42 के तहत बनेगी। क्लियर है जी बात। तो भाई ये आपका पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन हो गई। ये सारी 6 तरह की कंपनीज क्या बन जाएंगी, पब्लिक सेक्टर। दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जिसको गवर्नमेंट, उसकी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी कंट्रोल कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट कंपनी जिसको गवर्नमेंट एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी बेनिफिशियली ऑन कर रही है, मतलब शेयर सारे उनके पास हैं,
या ऐसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जिसमें सिक्योरिटीज 51% या इससे ज़्यादा गवर्नमेंट एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है, या ऐसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर वोटिंग पावर 51% या इससे ज़्यादा गवर्नमेंट उसकी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है, या ऐसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट उसकी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकती है या नॉमिनेट कर सकती है। ये 5 हो गए गवर्नमेंट वगैरह के हवाले से। छठे नंबर पे भाई उन्होंने कहा कि कोई भी एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एसईसीपी में रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, वो भी क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। क्लियर है जी। एग्जांपल देख लेते हैं। पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड। पाक अरब असल में पाकिस्तान और जो आपकी अबू धाबी है गवर्नमेंट, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये आपको जगह देती है, ठीक है, आप जहाँ के ऑयल ड्रिलिंग वगैरह करें, ऑयल निकालें और उसको आगे रिफ़ाइन वगैरह भी करें। तो ये बेसिकली रिफाइनरी का काम यहाँ पर करते हैं कि ऑयल निकला होता है उसको रिफ़ाइन करने के लिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये पार्को। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी, इन दोनों के जॉइंट वेंचर है। वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1974। 1974 में ये बतौर क्या बनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी। पब्लिक, अभी हम पब्लिक सेक्टर की तरफ जाएंगे। मतलब हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी है? नहीं है। सिर्फ ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके अंदर ये 6 चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, इसमें से कोई भी चीज़, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर बनेगी। तो देख लेते हैं जी क्या वो कह रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड्स 60% ऑफ द शेयर होल्डिंग। ये वाली बात आ गई, ये दोनों ही लग सकती हैं वैसे। 51% से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ या 51% से ज़्यादा वोटिंग पावर भी आ गई है ना भाई। जितने आपकी शेयर होल्डिंग है उतनी वोटिंग पावर है आपके पास, तो 60% है। वाइल 40% किसके पास है? अबू धाबी के पास। तो भाई पार्को क्या एक पब्लिक सेक्टर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि 51% से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ या वोटिंग पावर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। ठीक है जी, तो आपकी पब्लिक सेक्टर बन गई। एग्जाम्पल 10, XYZ लिमिटेड इज़ अ पब्लिक कंपनी। यह भी एक पब्लिक कंपनी है। रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड ऑल्सो लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी है। इसका मतलब ये कौन सी कंपनी बन गई है? लिस्टेड कंपनी बन गई। क्या हर लिस्टेड कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है? नहीं है भाई। हमने सिर्फ ये 6 चीज़ें देखनी है। अगर इनमें से कोई चीज़ लागू होती है, चाहे वो फिर पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, वो क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर बन जाएगी। ओके जी। द गवर्नमेंट हैज़ नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक है, ना उसकी एजेंसी का, स्टैट्यूटरी बॉडी का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि भाई XYZ लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। क्लियर हो गया जी। चलें, आज के लिए फिर इतना ही सही। आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन को। इस पर मेरा भी बड़ा जोर लग गया है, थोड़ा सा आप लोगों ने भी लगाना है। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।